नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी चैनल वन वे ऑफ सिलेक्शन में। आज से हम बिहार जीविका में आने वाले सभी पोस्ट के लिए पूरा टॉपिक आसान भाषा में समझाना शुरू करेंगे। आज का टॉपिक है ग्रामीण विकास की अवधारणा और परिभाषा। हम लोग आज इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे। ये जो मैं आज क्लास लूँगी, ये सारे पोस्ट के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ग्रामीण विकास की अवधारणा और परिभाषा। ग्रामीण विकास क्या है? ग्रामीण विकास एक बहुआयामी प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के जीवन स्तर में सुधार करना है। यह केवल आर्थिक वृद्धि तक सीमित नहीं है, इसमें सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और पर्यावरणीय पहलुओं का भी समावेश होता है। यह ग्रामीण समुदाय की विशिष्ट आवश्यकताओं और चुनौतियों को संबोधित करने पर केंद्रित है। अवधारणाओं का मूल। ग्रामीण क्षेत्र देश के समग्र विकास का अभिन्न अंग है। संतुलित और समावेशी विकास के लिए शहरी क्षेत्रों के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों का भी विकास आवश्यक है। यह अवधारणा ग्रामीण शहरी विभाजन को कम करने और संसाधनों, सेवाओं और अवसरों तक समान पहुंच प्रदान करने का प्रयास करती है। प्रमुख परिभाषाएं। विश्व बैंक के अनुसार ग्रामीण विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें ग्रामीण लोगों की क्षमता को बढ़ाया जाता है ताकि वे अपने आर्थिक और सामाजिक कल्याण को बेहतर बनाने के लिए निर्णय ले सके और उन्हें लागू कर सके। अन्य परिभाषाएं क्या हो सकती है इसकी? यह ग्रामीण समुदायों के सतत विकास को संदर्भित करता है जिसमें गरीबी उन्मूलन, रोजगार सृजन, शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे और सामाजिक न्याय जैसे आयाम शामिल हैं। यह विकास ग्रामीण लोगों की भागीदारी के माध्यम से होता है। ग्रामीण विकास के प्रमुख आयाम: आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, बुनियादी ढांचा विकास, पर्यावरणीय स्थिरता, संस्थागत विकास, क्षमता निर्माण। अब हम लोग इसके बारे में देखेंगे इसमें क्या क्या इंक्लूड है। जैसे आर्थिक विकास, कृषि उत्पादकता बढ़ाना, गैर कृषि रोजगार के अवसर पैदा करना, ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा देना। सामाजिक विकास, सामाजिक विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, पोषण जैसी बुनियादी सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करना, सामाजिक समानता और न्याय को बढ़ावा देना। बुनियादी ढांचा विकास, सड़कें, बिजली, पानी, संचार, आवास जैसी सुविधाएं को निर्माण करना। पर्यावरण वन्य स्थिरता, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और पर्यावरण के अनुकूल विकास को बढ़ावा देना। संस्थागत विकास के अंदर क्या होगा? पंचायती राज संस्थाएं, स्वयं सहायता समूह SHG को मजबूत करना। क्षमता निर्माण, ग्रामीण लोगों को कौशल प्रदान करना और उनकी निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाना। ग्रामीण विकास की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। अब हम लोग देखेंगे ग्रामीण विकास जब हुआ था तो ग्रामीण जब विकास पहले स्वतंत्रता होने के पहले क्या स्थिति था, उसके बाद क्या था और हिस्ट्री में क्या रहा है। तो हम लोग पहले पढ़ेंगे कि देश स्वतंत्रता होने से पहले क्या स्थिति थी, उसके बाद पढ़ेंगे उसके बाद क्या हुआ, फिर क्या क्या स्कीम लागू हुआ, एक एक करके हम लोग देखेंगे। फर्स्ट है स्वतंत्रता पूर्व पहल। प्राचीन भारत ग्रामीण आत्मनिर्भर इकाई थी। पंचायतें स्थानीय शासन और विवादों के निपटारों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। ये क्या थी? आत्मनिर्भर इकाई थी। लेकिन ब्रिटिश काल जब आए, ब्रिटिश का जब शासन हुआ तो
उस टाइम में क्या हुआ, पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा। तो हम लोग देखेंगे कि ब्रिटिश काल के दौरान क्या क्या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा था। से फर्स्ट में भूमि राजस्व नीतियाँ, अस्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी ने किसानों को शोषण किया और गरीबी बढ़ाई। ब्रिटिश औद्योगिक उत्पादों में के आगमन से भारतीय हस्तशिल्प उद्योग का पतन हुआ और शिक्षा और स्वास्थ्य की अपेक्षा की गई। कुछ रचनात्मक पहले सीमित प्रभाव, जैसे कि श्री निकेतन प्रयोग 1921 में रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लाया गया था। इसमें बोला गया था ग्रामीण पुनर्गठन और आत्मनिर्भरता। सेवाग्राम प्रयोग 1920 के दशक महात्मा गांधी द्वारा प्रेरित ग्रामीण आत्मनिर्भरता, खादी और ग्राम उद्योग। जैसे एग्जाम में पूछा जा सकता है श्री निकेतन प्रयोग जो है वो कब आया था और किसके द्वारा लाया गया था। फिर ये भी इम्पोर्टेंट है कि सेवाग्राम प्रयोग ये कौन लाए थे, महात्मा गांधी लाए थे और कब आया था, 1920 के दशक में। गाइस थोड़ी आवाज़ में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि मुझे थोड़ी सी खांसी हो गई है, इस वजह से मेरा आवाज़ थोड़ा खराब जा सकता है, लेकिन शायद आप लोग को समझ में आ रही होगी। गुड़गांव परियोजना 1920, कृषि सुधार, स्वच्छता, ग्रामीण शिक्षा। मार्तडम परियोजना कब आया था, 1928, डॉक्टर स्पेंसर हैच, कृषि कुटीर उद्योग स्वास्थ्य। ये पहले व्यक्तिगत प्रयासों या सीमित संगठनों द्वारा की गई। इनका पैमाना छोटा था और इन्हें पर्याप्त सरकारी समर्थन नहीं मिला। तो ये सब तो हम लोग क्या पढ़े, इसकी स्वतंत्रता होने से पूर्व पहले क्या हुआ। अब हम लोग पढ़ेंगे स्वतंत्रता के बाद की पहल। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे पहले कौन सा स्कीम आया था ग्रामीण विकास के लिए। तो सबसे पहले कौन आया था, CDP, सामुदायिक विकास कार्यक्रम। उद्देश्य क्या था, ग्रामीण लोगों में आत्मनिर्भरता और सामूहिक प्रयास की भावना पैदा करना। यह भारत का पहला व्यापक ग्रामीण विकास कार्यक्रम था। विशेषता, लोक भागीदारी और बहुक्षेत्रीय दृष्टिकोण पर जोर। सीमाएं क्या थी, ये पूछा जा सकता है। आप लास्ट टाइम जब ये मैं वीडियो कवर कर दूंगी तो लास्ट में प्रैक्टिस सेट करवाऊंगी, आप देख लेना, इसलिए अच्छे से पढ़िए और लास्ट में टेस्ट कर लेना कि हम कितना बनाए कितना नहीं बनाए, और ये कमेंट पे ज़रूर लिखना। सीमाएं क्या थी इसकी, शीर्ष से नीचे टॉप डाउन दृष्टिकोण हावी रहा, लोक भागीदारी कम रही और लाभ संपन्न वर्ग को अधिक मिला। इसके बाद फिर क्या आया, CDP में तो उतना अच्छा नहीं हो पाया, इसमें लोग का भागीदारी कम हुआ। इसके बाद आया था राष्ट्रीय विस्तार सेवा जो आया था 1953। CDP कब आया था, 1952। इसके अगले ही साल आया था राष्ट्रीय विस्तार सेवा। CDP को पूरक करने और विस्तार गतिविधियों को मजबूत करने के लिए शुरू की गई थी। उसके बाद क्या आया था, बलवंत राय मेहता समिति कब आया था, 1957। ये हम लोग पॉलिटिक्स में भी पढ़ते हैं, पॉलिटिक्स जब पढ़ते हैं तो उस टाइम में भी हम लोग ये पढ़ते हैं। इन्हीं के टाइम में त्रिस्तरीय प्रणाली आया था, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। CDP और NES की विफलता की जांच के लिए अब ये पूछा जा सकता है कि बलवंत राय मेहता जो है समिति, ये कौन से स्कीम के विफलता के जांच के लिए आया था। तो CDP और NES जो है उनका विफलता हुआ था, तो बलवंत राय मेहता कमेटी जो आया था ये CDP और NES जो विफलता हुआ वो क्यों हुआ इसकी जांच के लिए आया था। कब आया था, 1957 में। मुख्य सिफारिश, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायती राज संस्थाओं की त्रिस्तरीय प्रणाली।
इसमें कि ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर की स्थापना। इसमें आया था नीचे वाले में जो होगा ये हो जाएगा, सबसे छोटा हो जाएगा तो ये ग्राम लेवल का होगा, ठीक है। और मिडिल वाले में क्या हो जाएगा, ब्लॉक लेवल का हो जाएगा। और सबसे ऊपर जो होगा वो क्या हो जाएगा, जिला स्तर पे, ठीक है। बाद के चरण और विशेष कार्यक्रम हम लोग पढ़ेंगे। कार्यक्रम कौन कौन सा हुआ, कब हुआ और उसका मुख्य उद्देश्य क्या था। फर्स्ट में जैसे गहन कृषि जिला कार्यक्रम IADP कब लागू हुआ था, 1960 को। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, चयनित जिलों में कृषि पैकेज, उन्नत बीज उर्वरक, सिंचाई प्रदान करके कृषि उत्पादन में तेजी लाना। इसके बाद आया था लघु कृषक विकास एजेंसी SFDA और MFAL, ये आया था 1970 के दशक में। इसकी मुख्य उद्देश्य क्या थी, छोटे सीमांत किसानों और कृषि श्रमिकों को ऋण, आदान और तकनीकी सहायता प्रदान करना। इसके बाद आया था सूखा प्रबंधन क्षेत्र कार्यक्रम DPAP कब आया था, 1973 में। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, सूखा प्रबंधन क्षेत्रों के प्रभाव को कम करना और रोजगार पैदा करना। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, अवसर प्रदान करना, गरीबी उन्मूलन का महत्वपूर्ण कार्यक्रम। ये पूछा जा सकता है कि IRDP जो है कब आया था, तो 1978 को आया था। और ये क्यों आया था, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, अवसर प्रदान करना, गरीबी उन्मूलन का महत्वपूर्ण कार्यक्रम। NREP RLEGP 1980 के दशक में आया था। अब क्यों आया था, ग्रामीण गरीबों को मजदूरी रोजगार पैदा करना। फिर अगला स्कीम था जवाहर रोजगार योजना, ये इम्पोर्टेंट है। JRY जवाहर रोजगार योजना, ये कब आया था, 1989। NREP और RLEGP को मिलाकर बनाया गया था। क्या, NREP और RLEGP को मिलाकर बनाया गया था जवाहर रोजगार योजना। कब आया था, 1989 को आया था। इसके बाद आया था स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना, ये भी इम्पोर्टेंट है। SGSY स्वयं सहायता समूह, सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से स्वरोजगार को बढ़ावा देना। कब आया था, 1999 को आया था। और क्या आया था, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। और ये पूछा जाता है इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, तो SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्वयं सहायता समूह के माध्यम से स्वरोजगार को बढ़ावा देना। इसके बाद ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 2000 में आया था। जैसे मैं जो बता रही हूँ ना कि प्रधानमंत्री सड़क योजना, SHG, ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है। ऐसे और सब जो है उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट कुछ कुछ है जो बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे मनरेगा, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इसका मैं अलग से एक टॉपिक ही करवाने वाली हूँ डिटेल में। प्रधानमंत्री सड़क योजना, ग्राम सड़क योजना कब आया था, 2000 में आया था। ये जवाहर रोजगार योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना जो एक साल 1989, 1999 और 2000, ये जो आया था ये एक साल के बाद आया। ये तीनों का तीनों इम्पोर्टेंट है, ये तो है ही इम्पोर्टेंट। ग्रामीण क्षेत्रों को सभी मौसम वाली सड़कों से जोड़ना। क्या होता था ना कि जैसे अब बरसात मौसम में फिर ये तो ऐसा सड़क बनाना है कि मौसम अगर चेंज हो, जैसे बरसात हो रहा है तो बहुत पानी बह रहा है, तो अगर कच्चा सड़क है तो क्या होगा, सारा मिट्टी ढह जाएगा, खराब हो जाएगा, तो उसमें सुधार करना था। मनरेगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब आया था, 2005 को आया था। ग्रामीण परिवारों को 100 दिन की गारंटी
मजदूरी रोजगार प्रदान करना और कानूनी अधिकार लोक भागीदारी पर जोर। ये इम्पोर्टेंट है कि कितने दिनों तक का ये था, तो 100 दिनों का था। उसके बाद मनरेगा में ही हम लोग दीनदयाल मनरेगा भी करते हैं, वो हम बाद में पढ़ेंगे, अगले जब डिटेल से पढ़ेंगे तो। उसके बाद राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM कब आया था? 2011 में आया था। SGSY को पुनर्गठित किया, गरीबों के SSG को मजबूत करना, वित्तीय सेवाओं और आजीविका तक पहुंच प्रदान करना। हम लोग पहले पढ़े SGSY। इसी की बेसिस पे आया था राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। SGSY का पुनर्गठन कब किया गया था? 1999 में किया गया था। उसी के बेसिस पे आया था राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, जो आया था 2011 में आया था। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण 2016 में आया था। ग्रामीण क्षेत्रों में सभी बेघर परिवारों को पक्का आवास उपलब्ध कराना। ये तो हम लोग पढ़ लिए। अब है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था की विशेषता है। अब जो अर्थव्यवस्था हुआ तो उसकी विशेषता क्या थी? कृषि पर अत्यधिक निर्भरता। अधिकांश ग्रामीण आबादी अपनी आजीविका के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि और संबंधित गतिविधियों पर निर्भर करती है। मौसम पर निर्भरता। भारतीय कृषि का एक बड़ा हिस्सा अभी भी मानसून पर अत्यधिक निर्भर है। तो हम लोग देखेंगे कि जैसे है मौसम पे है, तो बहुत अभी 2025 की बात करें, अभी भी बहुत जगह ऐसा है जो मौसम पे डिपेंड है। तो ये सब चीज़ में क्या करना चाहिए? सुधार करना चाहिए। गैर कृषि क्षेत्र का सीमित विकास। गैर कृषि रोजगार के अवसर, विनिर्माण सेवाएं सीमित है। प्रच्छन्न बेरोजगार। हम लोग इकोनॉमिक्स में ये सब चीज़ पढ़ते हैं। कृषि क्षेत्र में आवश्यकता से अधिक लोग काम में लगते हैं, जिससे सीमांत उत्पादकता शून्य या नकारात्मक हो जाती है। मतलब जैसे कि बहुत जगह ऐसा होता है कि एक कोई घर का एग्जाम्पल लेते हैं, घर है ठीक है, किसान है, उनके पास एक खेत है। तो बहुत जगह ऐसा देखने को मिलता है कि उनके बेटा बेटे वाइफ जो भी है, सब कोई उसमें इन्वॉल्व है, जबकि ऐसा ज़रूरी नहीं है। उसमें काम है 2 लोगों का, ठीक है, और उसमें है 5-6 आदमी। ये तो फिर बेकार ही हो गया ना, वो अलग भी काम कर सकते हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे? डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, प्रच्छन्न बेरोजगारी। ज़्यादातर कृषि में ही देखा जाता है। अब हम लोग देखेंगे भूमि जोतों का छोटा आकार या विखंडन। अगर भूमि जो अगर हम भूमि अगर छोटा हो तो फिर उसमें तकनीकों का उपयोग करना क्या हो जाता है? मुश्किल हो जाता है। बहुत सारे मशीन अभी डेवलप हुई है और लेकिन उसमें क्या चाहिए? बड़ा एरिया चाहिए। अब छोटा एरिया है तो क्या होगा? प्रॉब्लम होगी। वही है आय असमानता और गरीबी। बड़े किसान जमींदार धनी होते हैं, जबकि छोटे किसान भूमिहीन मजदूर गरीबी में जीवन यापन करते हैं। सारे किसान गरीब नहीं होते हैं, बहुत सारे बड़े बड़े किसान तो जमींदार होते हैं, वो धनी होते हैं। इन छोटे वाले किसान जो होते हैं वो अभी भी बहुत कोई क्या है, गरीब ही है, बहुत मुश्किल से अपना जीवन यापन करते हैं। पूंजी की कमी और ऋणग्रस्तता। ग्रामीण परिवारों के पास पूंजी की कमी होती है और वे अक्सर साहूकारों से उच्च ब्याज पर ऋण लेते हैं। बुनियादी ढांचे का अभाव, सड़कों, बिजली, सुरक्षित पेयजल, स्वास्थ्य केंद्र, शिक्षा सुविधाएं की कमी है। तकनीकी पिछड़ापन, आधुनिक कृषि तकनीकों और मशीनीकरण तक पहुंच की कमी है। पलायन, माइग्रेशन, रोजगार और बेहतर आय की तलाश में ग्रामीण आबादी के शहरी क्षेत्रों में पलायन। जैसे अभी भी जैसे बिहार में और यूपी से ज़्यादातर लोग दूसरे स्टेट में जाते हैं, दूसरे स्टेट जाते हैं काम करने के लिए। तो इससे क्या होगा? बिहार कभी डेवलप करेगा? नहीं करेगा। यूपी करेगा? नहीं करेगा। अगर हम अपने ही स्टेट छोड़ के अगर दूसरे स्टेट में काम करने जाएंगे तो वही है। पंचायती राज संस्थाएं PRI, परिचय और संवैधानिक प्रावधान।
रजिस्टर्ड नहीं। पंचायती राज भारत में स्थानीय स्वशासन लोक सेल्फ गवर्नेंस की प्रणाली है। उद्देश्य लोकतंत्र को जमीनी स्तर पर मजबूत करना और ग्रामीण विकास को गति देना। ऐतिहासिक संदर्भ में लॉर्ड रिपन को भारत के स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। ये इम्पोर्टेंट है। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। किसे? लॉर्ड रिपन को। संविधान के तहत अनुच्छेद 40 में राज्य को ग्राम पंचायत को संगठित करने और उन्हें स्वशासन की इकाइयों के रूप में शक्तियाँ प्रदान करने का निर्देश दिया गया। इसमें डीपीएसपी में एक आर्टिकल है, आर्टिकल 40, जिसमें पंचायतों का गठन है दिया गया है। ठीक है, ये हम लोग पॉलिटी में पढ़ते हैं। 73 जो है संशोधन किया गया था 1992 में। पंचायती राज को भाग 9 में जोड़ा गया था, 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। ठीक है, इसमें टोटल सब्जेक्ट पूछा जाएगा, विषय तो कितना है? 29। इसमें इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि पंचायत राज जो है वो पंचायत राज कौन से अमेंडमेंट से जोड़ा गया था? तो 73वां 73वां से जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? 1992 में जोड़ा गया था। कौन से पार्ट में जोड़ा गया था? तो 9 पार्ट में जोड़ा गया था। वही हम लोग पढ़ते हैं कि पार्ट 10 में क्या होता है? म्यूनिसिपैलिटीज होता है। ठीक है, और पूछा जा सकता है कि पंचायती राज में टोटल कितने सब्जेक्ट होते हैं, विषय कितने होते हैं? तो 29 सब्जेक्ट होते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ऑलमोस्ट को ये सब आते ही होंगे। 73 जो है 73वां संशोधन की मुख्य विशेषता क्या है? इसमें क्या किया गया था? त्रिस्तरीय प्रणाली, जो हम लोग पहले पढ़े थे बलवंत राय मेहता के टाइम में, वो लाए थे। ठीक है, त्रिस्तरीय प्रणाली को जोड़ा गया था, इसमें कि ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर पर। ठीक है, नियमित चुनाव हर 5 साल में होने वाला होगा। कितने साल में होगा? तो हर 5 साल में होगा। और इसमें SC/ST के जनसंख्या के अनुपात में और महिलाओं के लिए 1/3, मतलब SC/ST का जो जनसंख्या उस रेशियो में बांटा जाएगा सीट, और महिलाओं के लिए 1/3 सीट आरक्षण किया जाएगा, जिसमें SC/ST भी क्या है? इन्वॉल्व है, इंक्लूड है। राज्य वित्त आयोग पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए हर 5 साल में गठन। तो पंचायत राज्य वित्त आयोग बनेगा हर 5 साल में। क्यों बनेगा? तो वित्तीय स्थिति का समीक्षा के लिए बनेगा कि क्या, मतलब जैसे पैसा दिया जाता है, कितना करोड़, इतना लाख, तो वो सही ढंग से चल रहा है कि नहीं, सबको सब कुछ मिल रहा है कि नहीं, तो उसका क्या किया जाएगा? हर 5 साल में राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। शक्तियाँ और उत्तरदायित्व पंचायतों को 11वीं अनुसूची में सूचीबद्ध 29 विषय पर योजना तैयार। हम लोग पहले भी पढ़े कि टोटल कितना सब्जेक्ट होता है, इसमें विषय कितना होता है? 29 विषय होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे PRI की संरचना और कार्य प्रणाली त्रिस्तरीय। अब लोग पढ़ेंगे क्या कि ग्राम स्तर पे, फिर ब्लॉक स्तर पे, फिर जिला स्तर पे क्या क्या होता है, उसका क्या काम है, क्या संरचना है, तो हम लोग को ये देखना है। ग्राम स्तर पे क्या होता है? प्रमुख कौन होते हैं? ग्राम पंचायत होते हैं। ग्राम विकास योजना का निर्माण और कार्यान्वयन, सार्वजनिक सेवाओं का जल आपूर्ति, स्वच्छता का प्रावधान, विभिन्न सरकारी योजना का कार्यान्वयन करते हैं। ग्राम सभा क्या हो जाएगा? ग्राम स्तर पे हो जाएगा। ग्राम पंचायत के कार्यों की निगरानी करना और निर्णय को अनुमोदित करना। ये कभी कभी SSC से भी पूछता है। ग्राम सभा जो है प्रमुख होते हैं, उनका क्या काम है? तो ग्राम पंचायतों के कार्यों की निगरानी करना। अब पढ़ेंगे हम ब्लॉक स्तर, पंचायत समिति या जनपद पंचायत। इसके पूछता है कि ब्लॉक स्तर पे
कौन प्रमुख होते हैं? तो पंचायत समिति होते हैं। उनका क्या काम होता है? ग्राम पंचायत द्वारा तैयार की गई विकास योजना को एकीकृत करना और अनुमोदित करना, ब्लॉक स्तर पर विकास कार्यक्रम का कार्यान्वयन करना। तो हर एक कोई क्या होगा, अपने अपने लेवल पे काम करेंगे। अब हम पढ़ेंगे जिला स्तर। पूरे जिले के विकास योजना का निर्माण और निगरानी और पंचायत समिति की योजनाओं का समन्वय और एकीकरण करना। अब हम लोग पढ़ेंगे ग्रामीण विकास में पीआरआई की भूमिका क्या है। विकेंद्रीकृत नियोजन और कार्यान्वयन, जमीनी स्तर पर नियोजन, बॉटम अप प्लानिंग को सक्षम बनाना, लोक भागीदारी को बढ़ावा। तो ग्राम सभा प्रत्यक्ष लोक भागीदारी का सबसे महत्वपूर्ण मंच है। ग्राम सभा प्रत्यक्ष लोक भागीदारी का सबसे महत्वपूर्ण मंच है। गरीबी उन्मूलन और रोजगार सृजन, NRLM और मनरेगा जैसे कार्यक्रम के कार्यान्वयन की महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बुनियादी ढांचा विकास, सड़कें, पुलिया, सामुदायिक भवन, सार्वजनिक शौचालय आदि के विकास के में सक्रिय भूमिका होती है। सामाजिक न्याय सशक्तिकरण, SC/ST और महिलाओं के लिए आरक्षण, वंचित वर्गों को प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना। स्वास्थ्य, शिक्षा और स्वच्छता, स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा और स्वच्छता कार्यक्रम के कार्यान्वयन को निगरानी। पारदर्शिता और जवाबदेही, ग्राम सभा और खातों का प्रदर्शन और सामाजिक लेखा परीक्षा, सोशल ऑडिट जैसे तथ्यों सुनिश्चित होती है। मतलब क्या होगा, इसमें जवाबदेही होगा कि मतलब जैसे ग्राम सभा और मतलब खातों में कितना क्या है नहीं है, और फिर इसका सोशल ऑडिट भी होता है। चुनौतियाँ और आगे का रास्ता हम देखेंगे कि चुनौतियाँ क्या क्या है, इसमें क्या क्या नेगेटिव इम्पैक्ट, मतलब क्या क्या नेगेटिव वो आता है। फर्स्ट तो है कि वित्त की कमी, राजस्व जुटाने की सीमित शक्तियाँ, राज्य अनुदान पर निर्भरता। वित्त की क्या होता है ना कि पैसे की कमी हो जाती है तो उन लोगों को क्या करना चाहिए, वित्तीय सशक्तिकरण, राज्य वित्त आयोग की सिफारिश से लागू हो, पंचायतों को स्वयं से राजस्व स्रोतों को मजबूत करने के लिए सशक्त बनाना, कार्यों का हस्तांतरण, 3F की कमी। तो इसमें ये पूछता है, कभी कभी ना ऑप्शन दिया रहेगा, 3F दिया रहेगा, उसका पूछेगा कि इसमें क्या क्या होगा, फुल फॉर्म 3F का मतलब क्या होगा। तो इसमें होता है फंड्स और फैसिलिटीज के साथ हस्तांतरित करना चाहिए। कौशल और क्षमता की कमी, प्रतिनिधियों और कर्मचारियों में योजना प्रबंधन, वित्तीय प्रशासन कौशल की कमी, क्षमता निर्माण और परीक्षण, प्रतिनिधियों विशेषकर महिलाओं के लिए नियमित और लक्षित प्रशिक्षण कार्यक्रम, ये सब क्या होना करना चाहिए। ग्रामीण सभा की निष्क्रियता, बैठकें अनियमित होती है, मतलब बहुत बार क्या होता है कि कभी हुआ तो फिर बैठक, कभी होगा कभी नहीं होगा, और लोग की जो भागीदारी भी बहुत कम होती है इस समय। ग्राम सभा को मजबूत करना, बैठकें नियमित और अनिवार्य बनाना, मतलब ऐसा रूल बना देना चाहिए कि नहीं इतना आदमी को प्रेजेंट होना है, जैसे हर एक फैमिली में से इतना इतना मेंबर को आना है। अगर इस टाइप का रूल हो जाएगा तो हर कोई क्या आएंगे, तो लोग की भागीदारी क्या होगी, ज़्यादा होगी तो फिर प्रॉब्लम भी शेयर किया जाएगा, तो इससे क्या होगा ना कि इस पर इम्पैक्ट, पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। पति पंचायत की समस्या, निर्वाचित महिलाएं प्रतिनिधि के बजाय उनके पति पुरुष रिश्तेदार, मतलब क्या होता है कि अभी भी क्या होता है ना कि हर एक घर में सब, जैसे पति बोले कि इस पार्टी को वोट देना है, वो डिसाइड नहीं करती है, बस हाँ उसके हस्बैंड बोले कि यहाँ देना है वोट, तो जाके वोट देते हैं, या तो भाई हस्बैंड जो भी हो, उसके घर में पुरुष जो भी होते हैं, जो वहाँ जो वोट देते हैं, वहाँ उस घर की महिलाएं भी, मोस्टली बता रहे हैं, सब नहीं कहते, मोस्टली गर्ल्स जो वही देती है वोट, जहाँ पे उसके पेरेंट्स देते हैं। महिलाओं का वास्तविक
सशक्तिकरण, महिला प्रतिनिधित्व को वास्तविक निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना। अब हम लोग पढ़ेंगे यह निष्कर्ष। ग्रामीण विकास के समग्र विकास और सामाजिक समानता की कुंजी। पंचायती राज संस्थाएं। ग्रामीण विकास के लिए सबसे प्रभावी साधन, क्योंकि वे लोकतंत्र जमीनी स्तर पर ले जाती है। ग्रामीण विकास कार्यक्रम और पंचायती राज संस्था एक दूसरे के पूरक हैं। उज्जवल भविष्य के लिए 3F कार्यों, निधियों और अधिकारियों का पूर्ण हस्तांतरण, ग्राम सभाओं को सक्रिय करना, पारदर्शिता और प्रौद्योगिकी का उपयोग महत्वपूर्ण है। अब हम लोग पढ़ेंगे, अब हम लोग इतना सब पढ़ लिया। अब देखना है कि 20 क्वेश्चन रहेंगे। अब आपको चेक करना है कि आप लोग इसमें कितना आंसर दे पाते हैं, और कमेंट पे ज़रूर बताना कि मेरा कितना क्या सही हुआ। और कमेंट पे ज़रूर लिखना, जैसे कि अगर आपको कुछ अच्छा नहीं लगा हो, या तो जो अच्छा लगा हो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं, या तो आपको आवाज़ में कुछ प्रॉब्लम हो, इश्यू होगा, या जो भी प्रॉब्लम होगा, या आप कमेंट में लिख करके बता सकते हैं। इससे क्या होगा ना कि हम आगे ध्यान देंगे और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। और कमी बताओगे तो इससे मेरे लिए ही अच्छा होगा, ये मत सोचना, इससे मेरे ही फायदे होंगे। अगली बार से ध्यान रहेगा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, और मेन प्रॉब्लम क्या है ना कि खांसी के वजह से और सूखे खांसी में क्या होता है ना, बोला नहीं जाता है ना, बोलने के बाद बहुत प्रॉब्लम होती है। फर्स्ट क्वेश्चन, ग्रामीण विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है? केवल कृषि उत्पादन बढ़ाना, या ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों का जीवन स्तर सुधार करना, या केवल सड़कों और बिजली जैसे बुनियादी ढांचे का विकास, या ऑप्शन डी, केवल ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी को ऋण उपलब्ध कराना। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन बी, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के जीवन स्तर में सुधार करना। सेकंड क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कार्य ग्रामीण विकास की प्रक्रिया का आवश्यक भाग है? पर्यावरणीय स्थिरता, या सामाजिक न्याय, या समावेशी और सतत विकास, या उपयुक्त में सभी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, समावेशी और सतत विकास। क्वेश्चन थर्ड में क्या है, गहन कृषि जिला कार्यक्रम IADP का मुख्य उद्देश्य क्या था? ग्रामीण भूमिहीन मजदूरों को रोजगार प्रदान करना, या चयनित जिलों में कृषि उत्पादकता में तेजी लाना, या ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा को बढ़ावा देना, या गैर कृषि रोजगार में अवसर पैदा करना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ग्रामीण भूमिहीन, ऑप्शन ए, ग्रामीण भूमिहीन मजदूरों को रोजगार प्रदान करना। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम IRDP का मुख्य फोकस किस पर था? केवल कृषि विकास पर, या ग्रामीण गरीबों को लक्षित करके स्वराज के अवसर प्रदान करना, या ग्रामीण क्षेत्रों के सड़कों का निर्माण करना, या ऑप्शन डी, ग्रामीण युवाओं को खेल प्रशिक्षण देना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, ग्रामीण गरीबों को लक्षित करके स्वरोजगार के अवसर का प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वयं जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना SGSY का मुख्य केंद्र बिंदु क्या थे? फर्स्ट, व्यक्तिगत ऋण प्रदान करना, स्वयं सहायता समूह SHG के माध्यम से ग्रामीण गरीबों का संगठित करना, या ऑप्शन सी, केवल भूमिहीन मजदूरों को रोजगार देना, ऑप्शन डी, ग्रामीण क्षेत्रों के पक्के आवास उपलब्ध कराना। इसका तो लगभग कोई जानते ही होंगे। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, ग्रामीण स्वयं
सहायता समूह के माध्यम से ग्रामीण गरीबों को संगठित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा किस वर्ष लागू किया गया था? लागू किया गया था 2005 में, ऑप्शन बी। महात्मा गांधी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार मनरेगा के तहत कितने दिनों की गारंटी मजदूरी का रोजगार प्रदान किया जाता है? कितने दिनों का था? तो 100 दिन का, ऑप्शन बी। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम IRDP को किस वर्ष कार्यान्वयन में लाया गया था? तो IRDP को कब लाया गया था? तो ऑप्शन बी 1978। निम्नलिखित में कौन सा कार्यक्रम PMGSY, JRY, SGSYR, IRDP स्वराज गृह से संबंधित है? इसमें क्या हो जाएगा? मतलब स्वरोजगार से संबंधित कौन है इसमें से? जवाहर रोजगार योजना, या प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, या स्वर्ण जयंती योजना, या एकीकृत ग्रामीण? इसमें से हम लोग पहले भी पढ़े थे कि SGSY जो है किस मुख्य क्या था इसका? SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज संस्थाओं की वित्त स्थिति की समीक्षा के लिए हर 5 साल में किसका गठन किया जाएगा? तो हम लोग पहले भी पढ़े थे इसका। पंचायती राज वित्त समीक्षा के लिए मतलब क्या सही से काम चल रहा है कि नहीं, अच्छे से जितना भी पैसा दिया जा रहा है कि नहीं, क्या क्या हो रहा है? तो इसका आंसर क्या था? राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाएगा हर एक 5 साल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में पाई जाने वाली प्रचंड बेरोजगारी डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट का अर्थ क्या है? फर्स्ट, ग्रामीण गरीबी को पूरी तरह छिपा होना, कुछ समय के लिए ही रोजगार उपलब्ध होना, आवश्यकता से अधिक लोगों को काम लेना होना, या लोगों का शहर की ओर पलायन करना। इसका मैंने एग्जाम्पल भी दिया था कि एक घर में एक किसान है और खेत है, तो उसमें उनकी वाइफ, उनके बेटा, मतलब है 2 इंसान का काम और चले गए 5-6 आदमी। तो आवश्यकता से अधिक लोगों को काम करना, तो वो क्या हो जाएगा? डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, प्रचंड बेरोजगारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण PMAY का मुख्य लक्ष्य क्या है? 2025 तक सभी गांवों को इंटरनेट से जोड़ना, या ग्रामीण क्षेत्रों के सभी बेघर और कच्चे जर्जर घरों में रहने वाले परिवारों को पक्का आवास उपलब्ध कराना, या ऑप्शन सी ग्रामीण परिवारों को 5 लाख तक का ऋण प्रदान करना, या ग्रामीण युवाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण देना। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर बी, ग्रामीण क्षेत्रों में सभी बेघर और कच्चे जर्जर घरों में रहने वाले परिवारों को पक्का आवास उपलब्ध कराना। यहाँ पे एक हिंट भी है, आवास, प्रधानमंत्री आवास योजना। तो इसमें क्या होगा? ऋण थोड़ी दिया जाएगा, इसमें आपको रहने के लिए जगह दी जाएगी, घर ठीक किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बलवंत राय मेहता समिति का मुख्य सिफारिश क्या थी? तो हम लोग पहले भी पढ़े थे, इसका आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन है ग्राम स्तर पर ही शासन या त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की स्थापना है, दोहरी शासन प्रणाली, जिला स्तर पर केवल अधिकारियों का नियंत्रण। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज प्रणाली को पहली बार किस राज्य में लागू किया गया था? ये पहली बार लागू किया गया था राजस्थान में, नागौर डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज संस्थाओं का संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन के अधिनियम द्वारा प्रदान किया गया था? 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, या 42वां, या 61 या 74? तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 73,
72वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत इसको जोड़ा गया था। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में कौन सा नया भाग संचित जोड़ा गया था? भाग 9 जोड़ा गया था और 11 अनुसूचित है। किसमें है? ऑप्शन बी में। इसमें पूछा जाएगा कि कितने विषय हैं, तो 29 विषय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72वां संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई थी? कुछ सीटों का 1/4 या 1/3 या कुल सीटों का आधा या जनसंख्या के अनुपात? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1/3। कुल सीटों का 1/3। ऑप्शन बी। ग्रामीण विकास के प्रत्यक्ष लोक भागीदारी का सबसे महत्वपूर्ण मंच कौन सा है? ग्राम पंचायत, जिला परिषद या ग्राम सभा या पंचायती समिति? इसमें क्या हो जाएगा? आप ये कमेंट में आंसर लिख के बताना, ठीक है। पंचायती राज संस्थाओं की मुख्य चुनौती क्या है? कौशल और क्षमता की कमी, कार्योनिधियों और अधिकारियों, या 3F का पर्याप्त हस्तांतरण, या वित्त की कमी, या उपरोक्त में सभी? इसका भी आप ऑप्शन कमेंट में आंसर बताना। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म पी शब्द से सही से ढंग से जोड़ा गया है? ये लगता है किसी और से शायद जोड़ दिया गया है क्या? कुछ इशू हुआ है लगता है PDF बनाने में। ये दूसरा PDF तो नहीं है क्या? ग्रामीण विकास के संदर्भ में SHG का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका क्या हो जाएगा? सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्वयं सहायता समूह, सेल्फ हेल्प ग्रुप। लास्ट क्वेश्चन है अभी, नहीं नेक्स्ट नहीं है, सेकंड लास्ट है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या है? सेवा क्षेत्र पर अत्यधिक निर्भरता, निर्माण क्षेत्र पर निर्भरता, कृषि अत्यधिक निर्भरता है, शहरी क्षेत्रों की ओर भारी पलायन? इसका आंसर क्या हो जाएगा? कृषि पर अत्यधिक निर्भरता। लास्ट है, ग्रामीण विकास कार्यक्रम में सामाजिक लेखा परीक्षा सोशल ऑडिट का उद्देश्य क्या है? केवल वित्त